हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 13 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आपको न्यूज़पेपर के नोट्स टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हम आज के न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है G7 PM कॉल्स फॉर ओपन वैक्सीन चेन्स, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या कहना था G7 की मीटिंग पर। तो कॉलिंग फॉर ग्लोबल यूनिटी, लीडरशिप एंड सॉलिडारिटी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे एम्फेसाइज्ड द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज टू प्रिवेंट फ्यूचर पैंडेमिक्स। जो डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि फ्यूचर में ऐसे कोविड जैसे पैंडेमिक ना आए। एड्रेसिंग द G7 आउटरीच सेशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर जा नहीं पाए थे क्योंकि इंडिया में कोविड पैंडेमिक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इस वजह से। Modi also expressed India's commitment to support collective endeavors to improve global health governance. This is an oblique reference to the lack of transparency. तो हो सकता है ये भी है कि वो किसी तरह रेफरेंस देना चाह रहे थे कि चाइना जैसे अपने डेटा को छुपाता है और कोविड आउटब्रेक हुआ वो भी नहीं पता चला। तो दिस इज एन oblique reference to the lack of transparency displayed by the China in dealing with the COVID-19 outbreak and the World Health Organization poor leadership, जैसे कि उन्होंने क्राइसिस को अच्छे से मैनेज नहीं किया WHO ने। बाई रेजिंग इशू ऑफ वैक्सीन रॉ मटेरियल्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग विद पैंडेमिक्स। तो बेसिकली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कौन कौन से इशू रेज किए। पहली बात ये, जो वैक्सीन का रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड होना चाहिए ताकि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर सके इंडिया। इसके अलावा जो चाइना के ऊपर भी एक तरीके से रेफरेंस दिया गया कि चाइना कैसे अपना डेटा छुपा रहा है, और ये जैसे WHO ने बोला था कि ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि ओरिजिन कहाँ हुआ है कोविड वायरस का, तो इंडिया ने उसमें भी सपोर्ट किया था। तो दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन चाइना इज अंडर स्क्रूटनी ओवर द लैब लीक थ्योरी। और ये भी एक थ्योरी चल रही है कि जो ये वायरस है वो लैब के द्वारा लीक हुआ है। तो एक बात ये है, इसका एक्सटेंशन हम नेक्स्ट पेज पर भी पढ़ेंगे। सेकेंड न्यूज है स्कार्ड बाई सेकेंड वेव, 10 स्टेट्स एंड O2 रैंप अप प्लान। तो बेसिकली जब सेकेंड वेव थी तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उसके चलते अब सारे स्टेट्स ने लिक्विड मेट्रिक ऑक्सीजन के प्लांट लगाना शुरू कर दिए। तो गिवन द डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरेज ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ड्यूरिंग द सेकेंड कोविड वेव, एटलीस्ट 10 स्टेट्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर एक्शन प्लान्स टू द सेंटर टू एक्सपेंड देयर LMO जनरेशन कैपेसिटी। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, जो GOM बनाया गया था ये डिसाइड करने के लिए कि GST रेट्स क्या होनी चाहिए कोविड एसेंशियल्स के लिए। तो बेसिकली उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्लेस कर दी है और कुछ कोविड एसेंशियल्स पर GST रेट कम भी किया गया और कुछ पर नहीं भी किया गया है। तो हम देखते हैं इस न्यूज़ में। तो द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल सैटरडे कट रेट्स ऑन कोविड रिलेटेड मेडिसिन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एंड टेस्टिंग किट्स। लेकिन जो वैक्सीन का रेट है वो फिक्स रखा गया है 5% पे, एक्सेप्ट फॉर 3 आइटम्स, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज्ड इन क्रेमेटोरियम्स, टेम्परेचर चेकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड एम्बुलेंसेस। इन तीनों को छोड़कर अभी हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। एक्सेप्टेड ऑल अदर रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो उन तीनों पे छोड़ के सारी रिकमेंडेशंस मान ली गई हैं जो कि GOM ने दी थी। अब क्या क्या कंडीशंस हैं, अब क्या क्या किया गया। अमंग द डिसीजंस टेकन सैटरडे द GST रेट फॉर कोविड रिलेटेड मेडिसिन। तो कोविड के लिए जो 2 मेडिसिन है, टोक्लिजुमैब एंड द फॉर्मूला फॉर ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए जो थी एम्फोटेरेसिन B, तो उस पर जो GST वो निल कर दिया गया फ्रॉम द 5%। जो ऑक्सीमीटर्स है उनमें रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 12% टू 5%। इसके अलावा जो हैंड सैनिटाइजर्स है उस पर भी कम कर दिया गया 18% से 5%, और कोविड टेस्टिंग किट्स के लिए भी 12% से 5% कर दिया गया है। वाइल वैक्सीनेशन एट गवर्नमेंट फैसिलिटीज। अब बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना, हमने वैक्सीन पे इसलिए नहीं कम किया क्योंकि वैक्सीन वैसे भी लोगों को GST नहीं देना पड़ रहा, उसको सरकार को GST देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपको फ्री वैक्सीनेशन ही प्रोवाइड होगा, तो आपको तो उसके लिए कुछ पे करना नहीं है। तो बेसिकली सरकार का ये कहना, वाइल वैक्सीनेशन एट गवर्नमेंट फैसिलिटीज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हेंस विदाउट अ GST इम्पैक्ट फॉर द एंड कंज्यूमर, इट विल रिमेन पार्ट ऑफ द कॉस्ट फॉर वैक्सीनेशन एट प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है। सीतारमन सेड द काउंसिल वेंट लार्जली विद द GOM's रिकमेंडेशंस। और बेसिकली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ये भी कहना है कि जो GOM's की रिकमेंडेशन है वो ज़्यादातर सारी मान ली गई हैं। फॉर वैक्सीन उन्होंने बोला हमने रेट इसलिए नहीं चेंज किया है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वैक्सीन प्रोक्योरमेंट जो होगा वो सेंटर ही करेगा और फ्री में दी जाएगी लोगों को, तो लोगों पर तो वैसे भी GST का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज परचेजिंग 75% एंड इज पेइंग GST ऑल्सो, बट द इम्पैक्ट ऑफ दिस GST ऑन पीपल विल बी निल सिंस पीपल वुड बी गेटिंग वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है। बेसिकली उनका ये कहना है कि उनको तो लोगों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अभी एक्सटेंशन कब तक रहेगा, ये जो GST रेट्स रिड्यूस किए गए हैं, तो काउंसिल ने डिसाइड किया है कि ये सितंबर तक रहेगा। ठीक है। पहले डिसाइड किया जा रहा था अगस्त तक रहेगा, लेकिन अभी सितंबर तक रहेगा। द पीरियड अप टू अगस्त वाज द रिकमेंडेशन, आफ्टर डिस्कशन इन द काउंसिल इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू सितंबर 30। अब यहाँ पर G7 मीटिंग में और क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, तो उनकी जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से भी बात हुई। तो सोर्सेस सेड इंडियाज एम्फेसिस ऑन कीपिंग ओपन सप्लाई चेन्स फॉर वैक्सीन रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स टू हेल्प एनहांस वैक्सीन प्रोडक्शन रिसीव वाइड स्प्रेड सपोर्ट। तो बेसिकली इंडिया ने जो ये कहा कि वैक्सीन का रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो सके, तो सारे कंट्रीज ने उसे सपोर्ट किया है। इसके अलावा द सेशन टाइटल, तो इस बार सेशन का टाइटल ये था बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ,
फोकस्ड ऑन ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक एंड स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर पैंडेमिक्स। तो फ्यूचर में ऐसा कोई पैंडेमिक आए तो उसके लिए हमें रेजिलियंट रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो ट्रिप्स का WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसमें जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने प्रपोजल रखा था जो IP राइट्स है उनको वेव ऑफ कर देना चाहिए कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के लिए, तो वापस से उस प्रपोजल को मूव किया गया। तो मोदी सॉट द G7 सपोर्ट फॉर अ प्रपोजल मूव बाय द इंडिया एंड द साउथ अफ्रीका। तो G7 वाले जो कंट्रीज है उनका भी इस पर वो सपोर्ट लेने की कोशिश की गई थी कि वो भी बोले कि हाँ WTO में ट्रिप्स एग्रीमेंट में ये कर देना चाहिए, IP को वेव ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इसके अलावा थीम क्या था ये मैं आपको कल के न्यूज़पेपर में बता चुकी हूँ। इसका थीम था इस बार G7 मीटिंग का बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, यूके ने बेसिकली इस बार यूके के पास प्रेसिडेंसी थी तो यूके ने 4 आउटलाइन किए हैं प्रायोरिटी एरियाज जो हैं लीडिंग द ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक वाइल स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर पैंडेमिक्स, प्रमोटिंग फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी बाय चैंपियनिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड, tackling climate change and preserving the planet's biodiversity and championing shared values and open society। से बेसिकली 4 हैं, आप कहीं कोट कर सकते हैं अगर आपको कहीं ज़रूरत लगे। अब आपको ये पता होगा वैसे कि पाटीदार कम्युनिटी कहाँ की है, तो बेसिकली गुजरात की लार्जेस्ट कम्युनिटी है। ठीक है, अब ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे इंपॉर्टेंस दी जाए एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में, तो इस बात की डिस्कशन चल रही है। यहाँ पे केजरीवाल जी का ये कहना है कि थर्ड वेव आएगी क्योंकि यूके उसने भी अपने 45% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर थर्ड वेव आई है, लेकिन हाँ उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर लक्षद्वीप में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो लक्षद्वीप में क्यों प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने कुछ प्रपोजल्स मूव किए हैं। तो वो प्रपोजल्स क्या, पहला ये उन्होंने बोला है कि सेल ऑफ बीफ पे उन्होंने बैन लगाने की बात की है। ठीक है, दैट इंक्लूड अ बैन ऑन द सेल ऑफ बीफ एंड काउ स्लॉटर, बैरिंग दोज विद ओवर 2 चिल्ड्रन फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल बॉडीज इलेक्शंस। इसके अलावा 2 से ज़्यादा किसी के बच्चे तो वो लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं लड़ सकता। और इसके अलावा लैंड यूज़ पॉलिसीज़ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की कोशिश की, ओनरशिप में भी चेंजेस करने की कोशिश की गई और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश की गई कि आपके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है तब भी कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये है तो सेवरल बीजेपी लीडर्स और पार्टी वर्कर्स लक्षद्वीप में थे तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे रहे थे कि नहीं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बेसिकली। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि इशू क्या है कि लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, सॉरी इसी पेज पर है। इंडिया टाइज स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स ओवर फ्री स्पीच कर्ब्स डिटेंशंस। तो बेसिकली ये बोला गया है यूएस के एक ऑफिशियल के द्वारा, इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस है जिसके कारण इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के थोड़ा अगेंस्ट जाते हैं। अगर हम जाएँ तो इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद अ स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ। इंडिया में बहुत अच्छा रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसके अलावा इंडिया और यूएस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन दिस इंक्लूड्स इंक्रीजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके अलावा डिटेंशन किया जाता है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट का। India has previously rejected criticism by foreign governments and human rights group on allegations that civil liberties have eroded in the country। ठीक है, जैसे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप और उनका ये एलिगेशन है कि इंडिया में सिविल लिबर्टीज इरोड हो रही है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऐसे सारे क्रिटिसिज्म जो भी फॉरेन गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट हैज असर्टेड दैट इंडिया इज वेल एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस और इसके अलावा रॉबस्ट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो साथ में उन्होंने ये भी बोला कि वी आर राइट नाउ थ्रू आवर ग्लोबल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, और वो कोशिश करेंगे जैसे इंडिया यूएस के साथ क्वाड में भी इंगेज होता है, तो ये सारी चीज़ें, तो इंडिया और यूएस का एंगेजमेंट अच्छा है। अब ये वॉर हिस्ट्रीज इन 5 years, डी क्लासिफिकेशन इन 25। तो बेसिकली ये बात है, जो वॉर हिस्ट्रीज हैं उसका डेटा आपको कब तक डी क्लासीफाई कर देना है, मतलब पब्लिक में अवेलेबल करा देना है। तो सेटिंग अ क्लियर टाइमलाइन कि कब तक करना है फॉर द क्लासिफिकेशन, कंपाइलेशन, पब्लिकेशन, आर्काइविंग एंड डी क्लासिफिकेशन ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ इंडियाज वॉर्स एंड ऑपरेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके लिए एक पॉलिसी के लिए आ रहा है, मतलब ये सब आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए कि कब डी क्लासीफाई कर देना है। तो इट्स रिकॉर्ड शुड ऑर्डिनरली बी डी क्लासीफाइड इन 25 years। तो जो रिकॉर्ड्स उनको 25 सालों के अंदर अंदर तो डी क्लासीफाई कर ही देना चाहिए, और जो 25 साल से ज़्यादा ओल्डर हो गए उनको अप्रेज कर देना चाहिए बाय आर्काइवल एक्सपर्ट्स एंड ट्रांसफर टू द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया वंस द वॉर ऑपरेशंस हिस्ट्रीज हैव बीन कंपाइल्ड। ठीक है, द गवर्नमेंट विल हाउएवर कंटिन्यू टू हैव डिस्क्रिशनरी पावर ओवर विदहोल्ड। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई डेटा वो विदहोल्ड भी कर सकती है, जैसे कि ब्रूक्स भगत रिपोर्ट। ठीक है, हेंडरसन ब्रूक्स भगत रिपोर्ट। इसके अलावा जो 1962 वॉर है चाइना के साथ, उसके भी रिपोर्ट्स आज तक डी क्लासीफाई नहीं किए गए, जबकि उस वॉर को तो 60 साल हो चुके हैं। ठीक है, 6 decades हो गए। अब इस पॉलिसी में बेसिकली ये बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी डी क्लासिफिकेशन करने के लिए, रिकॉर्ड वो होगी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के पास, जैसे कि स्पेसिफाई किया गया था पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट में। अब अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी रिकॉर्ड्स को ऑर्डिनरली डी क्लासीफाई किया जाएगा 25 साल में, और 25 साल से ज़्यादा है तो आर्काइवल एक्सपर्ट्स, और उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में।
अब द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग वॉर हिस्ट्री इज रिटन विद अ क्लियर कट पॉलिसी ऑन डीक्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि लोग सीख सकें कि उनकी क्या गलतियां हुई थी और आगे वो उन गलतियों को ना दोहराएं। और इसके अलावा 2 कमेटी भी बनी थी, उन्होंने भी बोला था कि डीक्लासीफाई कर देना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जो 2 कमेटीज थी, पहली थी कारगिल रिव्यू कमेटी जिसे हेड किया था के सुब्रमण्यम एज वेल एज द एन वोरा कमेटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अमिट कोविड एंड कर्ब्स लॉसेस माउंट फॉर वाटरमेलन फार्मर्स। तो वाटरमेलन फार्मर्स को बेसिकली कोई बायर्स नहीं मिले, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर स्टेप इन करना चाहिए, ये बात चल रही है। तो ही सेड ईच एकड़ ऑफ ड्रिप फार्मिंग, तो ये एक फार्मर की आप बीती है वो बता रहा है। ही सेड ईच एकड़ ऑफ ड्रिप फार्मिंग कॉस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख विच हैज़ बीन अ हेवी बर्डन फॉर द फार्मर्स। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन। यहाँ पर एड फॉर विडोज एंड ऑर्फन किड्स राजस्थान। तो राजस्थान में जिनको भी कोविड के कारण विडो हो गई या फिर बच्चे अनाथ हो गए, तो उनके लिए वहाँ की सरकार ने 1 लाख का अनाउंस की स्कीम। तो यहाँ पर इस स्कीम के बारे में आप याद रख सकते हैं। द राजस्थान गवर्नमेंट ने सैटरडे अनाउंस फाइनेंशियल पैकेज फॉर चिल्ड्रन ऑफन बाय कोविड एंड ऑल्सो फॉर विमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड टू द इन्फेक्शन। अंडर द इनिशिएटिव जो चिल्ड्रन है जिनके पेरेंट्स डाई हो गए फ्रॉम द डिजीज विल बी गिवन ₹1 लाख। इसके अलावा इमीडिएट ग्रांट भी दी जाएगी ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आप ये दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्ट मेक प्लान्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट से गलतियां कहाँ हुई, तो पहली मिस्टेक ये हुई है The central government believed that the first wave of the virus will be the only wave and vaccination can take place at a leisurely pace and start with domestic supply. It ignored the warnings of a second wave. Also, it didn't recognize the absolute necessity of accelerated vaccination. तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि फर्स्ट वेव वायरस की आ गई तो अब सेकंड वेव नहीं आएगी, और वो अपना वैक्सीनेशन भी बहुत स्लो पेस पर कर रहे थे। और इसके अलावा जो भी वार्निंग्स दी गई थी उनको सेकंड वेव की, उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। तो ये अब सेकंड पॉइंट क्या है, द गवर्नमेंट वाज ओवर जेलस इन प्रोटेक्टिंग द टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड द प्रॉफिट्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट बहुत एंथुजियास्टिक थी कि वो अपने 2 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करे। इसके अलावा वो किसी को इमरजेंसी यूज अप्रूवल भी नहीं दे रही थी। फॉर एग्जांपल अमेरिका की फाइजर ने अप्लाई किया था। थर्ड पॉइंट ये, द गवर्नमेंट प्लेस द फर्स्ट ऑर्डर विद द सीरम इंस्टीट्यूट ओनली ऑन जनवरी 11, 2021। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है जब यूरोप, अमेरिका जैसी कंट्रीज ने वैक्सीन का ऑर्डर्स मई जून 2020 में प्लेस करना शुरू कर दिए थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसे जनवरी 11 में अपना पहला ऑर्डर प्लेस किया, वो भी 2021 में। तो द ऑर्डर विद भारत बायोटेक वॉज प्लेस लेटर, और भारत बायोटेक जो बेसिकली कोवैक्सीन बना रहा था उसके साथ तो ऑर्डर बहुत ही ज्यादा लेट प्लेस किया गया था, यहाँ तक कि अभी तक डेट और क्वांटिटी पता भी नहीं है। डिस्पाइट द डिमांड ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट की बेसिकली ये डिमांड थी कि गवर्नमेंट उनको हेल्प करे कैपिटल ग्रांट और सब्सिडीज है, तो वो भी उन्हें नहीं दी गई थी, और दी गई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट दी गई है। द गवर्नमेंट डिड नॉट मेक एन एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ द 2 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने कभी ये बताया नहीं, एक्यूरेट असेसमेंट ही नहीं किया कि कितनी ज़्यादा वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। तो उसके कारण देख सकते हैं कि अभी वैक्सीन की जैसे कमी हो रही है। तो नॉट डिड इट प्रेशर देम टू ऑगमेंट प्रोडक्शन, ना ही उन्होंने इन दोनों कंपनीज को प्रेशर किया कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए। अब पॉलिसी सेंस कंसल्टेशन, ऑथर ने बोला कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बिना कंसल्टेशन के बनाई। तो गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड द वैक्सीनेशन पॉलिसी बिना स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया था कि ये जो वैक्सीन पॉलिसी आपकी बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्रेरी और इरेशनल है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम डिसेंट्रलाइज कर दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन, और 18 to 44 का जो सेगमेंट था वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 18 से 44 ईयर्स के बीच में उनको वैक्सीनेट करने के लिए। वॉट एवर और हुएवर प्रॉम्प्टेड डिसेंट्रलाइजेशन, इट वॉज अ ह्यूज मिस्टेक। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है जिसने भी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बोला वो बहुत ही बड़ी गलती थी। एज फॉर वांट देयर वर नो बिड्स, तो जो स्टेट है उन्होंने अपना टेंडर भी निकाला लेकिन कोई बिडर ही नहीं आया उनके लिए। तो प्रोक्योरमेंट वाज थ्रोन इनटू अटर कंफ्यूजन। द गवर्नमेंट मेड अ बिग मिस्टेक इन फिक्सिंग डिफरेंट प्राइसेस। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइस कर दिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग प्राइस पे वैक्सीन बिक रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अलग और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अलग। प्राइस डिफरेंशियल लेड टू लार्ज क्वांटिटीज बीइंग सोल्ड टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो इसके अलग अलग प्राइस उसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज़्यादा वैक्सीन मिल गई, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी वहाँ पर वैक्सीन की कमी हो गई। द गवर्नमेंट इंसिस्टेंस ऑन कोविन ऐप, अब कोविन ऐप में जैसे अर्बन लोग तो कर लेते हैं लेकिन जो रूरल लोग हैं तो उनको नहीं पता कि कोविन ऐप में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके कारण डिजिटल डिवाइड हो रहा है और उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी बोला था कि आपको डोर टू डोर वैक्सीनेशन करना चाहिए। अब ऑथर ने बोला अब ये सारी गलतियां तो हो गई, अब इसे निपटा कैसे जा सकता है। तो 5 स्टेप्स दिए ऑथर ने, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। पहले ड्रॉ अप अ क्रेडिबल शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर मंथ वाइज। तो पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपके जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वो कितने वैक्सीन बना रहे हैं, उसको ऑगमेंट कैसे किया जा सकता है। उसमें आप स्पुतनिक 5 भी ऐड कर सकते हैं रशिया की। अब सेकंड ये प्लेस ऑर्डर्स इमीडिएटली फॉर WHO अप्रूव वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड। उसके अलावा जो जरूरी नहीं है कि आपकी सारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, आप बाहर से भी वैक्सीन मंगा सकते हैं, जैसे कि अमेरिका की फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और साइनोफार्म जो कि बेसिकली चाइना की है।
टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन, और वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट की जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेंटर को ही लेनी चाहिए, ठीक है। और स्टेट्स को उनके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ पे कितने रेसिडेंट्स हैं, कितने माइग्रेंट्स, उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए। सिंस देयर इज लाइकली टू बी अ शॉर्ट फॉल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट नीड, द गवर्नमेंट मस्ट पब्लिकली डिक्लेयर हाउ इट इंटेंड्स टू ब्रिज द गैप। तो अभी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी है और लोग ज़्यादा हैं, तो उनको ब्रिज कैसे करना है गैप, उसके लिए भी क्लियर पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऑगमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है, ऐसा बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर ये न्यूज़ है, रिमोट ट्राइब कम्स फॉरवर्ड आफ्टर लीडर्स टेक फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर डोंगरिया कोंड कम्युनिटी की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है और ओडिशा में है, ठीक है। तो वहाँ पर वैक्सीन हेजिटेंसी देखी गई, लेकिन धीरे धीरे लोग वहाँ पे भी वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये न्यूज़ थी। तो डोंगरिया कोंड कम्युनिटी ओडिशा की है। बाइडेन अर्जेस लीडर्स ऑफ G7 नेशंस टू कॉल आउट एंड कॉम्पीट विद चाइना। तो लीडर्स ऑफ द world's largest economies unveiled an infrastructure plan Saturday for the developing world to compete with China's global initiatives। तो जो चाइना के ग्लोबल इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इन सबसे कैसे उनको काउंटर किया जाए, तो उसके लिए जो G7 कंट्रीज है वो लोग एक प्लान लेकर आने वाले कि कैसे कॉम्पीट किया जाए चाइना के ग्लोबल इनिशिएटिव्स के साथ। लेकिन अभी कोई इमीडिएट कंसेंसस हुआ नहीं, क्योंकि ये देखा जा रहा है जो यूरोपियन यूनियन है वो तो चाइना के साथ और ज़्यादा मर्ज हो रही है, उनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कर रही है। तो इवन द यूरोप हैज़ जॉइंड द यूएस इन रिसेंट मंथ्स एंड कॉलिंग आउट ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस बाई चाइना। तो बेसिकली यूएस का ये कहना है कि जो चाइना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस होते हैं, जैसे कि जिनजियांग प्रोविंस में जो वहाँ पर उइघुर्स मुस्लिम रहते हैं उनके साथ बहुत बुरा किया जाता है, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने ज्यादा ऐसा साथ नहीं दिया बाइडेन का ये सारी चीजें कहने में। तो even though Europe has joined the US in recent months and calling out human rights abuses by China, particularly in relation to Xinjiang, many EU nations do not share Biden's idea that rivalry with Beijing is the defining competition for the 21st century. The EU and China had in fact struck a deal for greater access. इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और चाइना ने तो इनफैक्ट एक डील कर रखी है कि वो एक दूसरे की मार्केट को कैसे ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं। The pact is currently on hold, but it shows Europe's willingness to work closely with a country that the US considered its biggest rival. ठीक है। अब इट्स ग्रेट टू हैव अ यूएस प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द क्लब एंड वेरी विलिंग टू कोऑपरेट। रिलेशंस बिटवीन द एलाइज had become strained during the 4 years of डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी। तो हम देख रहे हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का बेसिकली ये कहना है अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, उसकी वजह से उनके यूरोप के नेशंस के साथ भी जो कोऑपरेशन थे वो खराब हो गए थे। लेकिन अब वापस से जो बाइडेन आए हैं तो हम देख सकते हैं कि ग्लोबल फोरम पे अब वापस से अमेरिका आ रहा है वापस। White House officials have said Biden wants the leaders of the G7 nations, US, Britain, Canada, France, Germany, Italy, वो चाहते थे कि ये सब सिंगल वॉइस में बोले कि हाँ चाइना में उइघुर्स के साथ बुरा किया जाता है और उनको ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस किए जा रहे हैं उनके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द एलाइज ऑल्सो टुक द फर्स्ट स्टेप्स इन प्रेजेंटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल कि हमें कैसे बिल्ड बैक बेटर करना है वर्ल्ड के लिए। इसके अलावा चाइना के वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर करना है। अब यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में ब्रेक्सिट के बाद कोई भी डील सेटल नहीं हो पाई है, और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है जो कि ब्लॉक के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो अभी उसमें थोड़े स्पैट चल रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर क्लेम द EU वॉज नॉट टेकिंग अ सेंसिबल और प्रेगमेटिक अप्रोच। तो बेसिकली ये कहना है बोरिस जॉनसन का कि जो यूरोपियन यूनियन है वो बहुत ही प्रेगमेटिक अप्रोच नहीं ले रहा पोस्ट ब्रेक्सिट अरेंजमेंट्स के साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो अपना सस्पेंड कर देंगे सारे रूल्स, और अगर ब्लॉक कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो ब्रिटेन एंड द EU आर लॉक्ड इन एन एस्केलेटिंग डिप्लोमेटिक फ्यूड ओवर नॉर्दर्न आइलैंड। तो बेसिकली नॉर्दर्न आइलैंड के लिए उनकी फ्यूड चल रही है, जो कि ओनली पार्ट है यूके का जो बॉर्डर करता है भी 27 नेशन ब्लॉक। तो 27 नेशन ब्लॉक क्या है, तो वो यूरोपियन यूनियन है। द EU इज एंग्री ओवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिले इन इंप्लीमेंटिंग न्यू चेक्स ऑन सम गुड्स कमिंग इनटू नॉर्दर्न आयरलैंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूके। तो बेसिकली अभी इनके बीच में कोई पैक्ट नहीं साइन हो पा रहा है, तो यही मैटर है। अब यहाँ इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट को पुलित्जर प्राइज मिला है चाइना में डिटेंशन सेंटर्स में कंडीशंस दिखाने के लिए। तो नॉन IAS एग्जाम के लिए आप उनका नाम याद रख सकते हैं, जिनका नाम है मेघा राजागोपालन, ठीक है। तो जिनजियांग प्रोविंस में उइघुर्स मुस्लिम के साथ जो होता है। अब पब्लिक डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात की गई है, तो बेसिकली ये देखा जाएगा पब्लिक डेटा प्रोटेक्शन बिल में एक डिजिटल कंसेंट की बात होगी कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, आप किसी भी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को अलाउ कर देते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए अलाउ हो जाती है, उसके बाद आप वापस नहीं ले सकते। लेकिन अब इस बिल के बाद आप जब चाहें आप उस ऐप से बोल सकते हैं कि नहीं अब मुझे अपना डेटा नहीं शेयर करना, आई वांट यू टू फॉरगेट दिस डेटा, ठीक है। तो द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल विच इज करंटली बीइंग डेलिब्रेटेड अपॉन बाय सिलेक्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बेसिकली अभी ये बिल पास नहीं हुआ, अभी सिलेक्ट कमिटी से देख रही है। ये लाइकली टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटली इनेबल्ड कंसेंट, ठीक है।
for personal data storage and manage in real-time sources on the know of the matter. Digitally enabled consent or electronic consent framework gives users or data and content generators the option to grant and withdraw कि आप कभी भी दे सकते हैं, कभी भी वापस ले सकते हैं अपनी consent. The framework would also ensure that complete control over the ways in which the data will be used and processed by companies always remains with the user. ठीक है, इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर के बाद ही ये क्लियर होगा कि हाँ आपने कंसेंट दे दी. तो वंस द यूजर अग्रीज टू द, तो उसको एक डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ेगा. तो इसके लिए कमेटी बनी थी डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए, जिनको हेड करे थे BN श्री कृष्णा. बाद में इस जो उन्होंने ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया तो उसमें बाद में काफ़ी चेंजेस भी कर दिए गए. अब यहाँ पर जो यूएस रेगुलेटर्स है वो फाइनेंशियल फर्म्स को बोल रहा है कि आप लिबोर को अब डिच कर दो. तो लिबोर क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट. तो बेसिकली जो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए बैंक आपस में यूज़ करते हैं, तो ये वो वाला रेट था. लेकिन देखा गया है कि बैंक्स बहुत ज़्यादा लंदन में इसे मैनिपुलेट कर रहे थे. तो उसके बाद अब यूएस ने ये बोला कि आप इस रेट को छोड़ दीजिए. जैसे इंडिया में भी अब यूज़ हो रहा है मिबोर, तो मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट अब यूज़ किया जाएगा. तो ऐसे ही है. तो अब लिबोर को अब सब लोग डिच कर रहे हैं. तो यूएस फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एग्रीड urged market participants on Friday to accelerate their efforts to detach financial products कि अब लिबोर से अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट को डिटैच कर दो, क्योंकि अब आने वाले समय में लिबोर बंद भी होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन देखी गई है. तो विच इज बीइंग स्क्रैप्ड आफ्टर न्यूमरस बैंक्स वर फाइंड फॉर मैनिपुलेटिंग इट. ठीक है, उसको बहुत सारी बैंक्स मैनिपुलेट कर रही थी, इसलिए उसको देखा गया. अ होस्ट ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग ट्रेजरी सेक्रेटेरिएट जेनेट गेलन एंड फेडरल रिजर्व. तो उनका बेसिकली ये कहना है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप बहुत स्लो मूव कर रहे हो, फाइनेंशियल फर्म्स आर मूविंग अवे टू स्लोली. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. तो आपको जल्दी मूव ऑन करना है किसी और रेट पे. तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.